गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट आएगी, वो कौन सी आएगी? एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा आएगा हमारा आज का नया टॉपिक? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। देखो, पहली बात, जब भी हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो पहले जरूरी है हम एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन शामिल होने वाले हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनकी बीमारियों के बारे में, उनके असामान्य फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देखोगे, क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या आती है? अगर इसमें देखा जाएगा तो कौन कौन सी आती है? एंडोक्राइन ग्लैंड ही आती है। और एक होता है एक्सोक्राइन। सारे जानते हो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होते हैं? नहीं भी जानते तो हम पढ़ाएंगे ना। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड जो क्या करती है? हॉर्मोन्स बनाती है। अब बनाती तो दोनों ही हॉर्मोन्स ही है भाई, हॉर्मोन तो दोनों ही बनाती है, बट फर्क कितना, किस चीज का है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो डायरेक्ट अपना सिक्रीशंस कहाँ डालती है? ब्लड के अंदर। समझ में आ रहा है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस कहाँ पे जाते हैं? ब्लड के अंदर। कहाँ जाते हैं? ब्लड के अंदर। इसीलिए आप इनको क्या बोलते हो? डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इनको? डक्टलेस ग्लैंड। ये वो ग्लैंड होती है जिनमें पाइपलाइन नहीं जुड़ी रहती है। समझ में आ रहा है? जिनके अंदर नलिकाएं प्रेजेंट नहीं होती है। यहां से मान लो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या निकाले? हार्मोन निकाले। अब ये हार्मोन डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे? ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये कौन सी हो गई? एंडोक्राइन ग्लैंड। इज दैट क्लियर कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? वो ग्लैंड होती है जो हार्मोन तो बनाती ही है, उनका सिक्रीशन भी करती है, बट वो कहाँ डालती है? ब्लड के अंदर, बिना किसी पाइपलाइन के डायरेक्टली कहाँ डालेंगी? ब्लड के अंदर। वो ग्लैंड कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डक्टलेस। इनके अंदर कोई भी डक्ट, कोई भी नलिकाएं, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? दूसरी हम बात करें किसकी? एक्सोक्राइन ग्लैंड की। ये वो ग्लैंड होती है जो अपने हॉर्मोन्स को कहाँ डालती है? डायरेक्ट डक्ट पे। अरे डायरेक्ट ये डक्ट ग्लैंड होती है, ये ब्लड में नहीं डालेंगी। ये क्या करती है? हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। समझ में आ रहा है? जैसे किडनी से यूरिन बाहर आ रहा है, आई बात समझ में? दूसरा कोई बॉडी सिक्रीशन से कोई जूस है वो बाहर आ रहे हैं। पसीना हमारी बॉडी से बाहर ही आता है, ब्लड में थोड़ा ना जाता है। पसीना बाहर ही तो आता है। हमारी स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? स्वेट ग्लैंड होती है, और वो स्वेट ग्लैंड डायरेक्टली डक्ट के द्वारा ओपन होती है, नलिकाओं के द्वारा ओपन होती है और बाहर की सरफेस पे पसीना निकाल देती है। आंखों से आंसू निकलते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो ग्लैंड जो अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली बॉडी सरफेस पे या बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, वो कौन सी हो गई? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब ही क्या होता है? बाहर। समझ में आ रहा है? और एंडोक्राइन का मतलब होता है वो ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशंस कहां पे डालेगी? बिना किसी डक्ट की सहायता से ब्लड के अंदर डाल देती है। वो कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ जो हमारा यूनिट है, हमारा जो सिस्टम अभी चलेगा, वो कौन सा चलेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स चलेंगी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस कहाँ जाते हैं? ब्लड के अंदर। किसके द्वारा? किसी के द्वारा ही नहीं, बिना किसी नलिका की मदद से, बिना किसी पाइपलाइन की मदद से डायरेक्ट कहाँ आता है? ब्लड के अंदर। अगर यहाँ जो हम इस ग्लैंड्स के अंदर पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो क्या आता है? हमें पढ़ना है हाइपोथैलेमस। ग्लैंड नहीं है, ऑर्गन है ये। क्या है ये?
हाइपोथैलेमस। अरे एंडोक्राइन ग्लैंड में ये हमारे हेडमास्टर जी हैं, समझ में आ रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जितनी भी ग्रंथियां हम पढ़ेंगे उन सब ग्रंथियों को कंट्रोल करने वाले हेडमास्टर जी कौन है? हाइपोथैलेमस। यही हेडमास्टर जी डिसाइड करेंगे कि कौन सी ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलना चाहिए और कौन सा हार्मोन नहीं निकलना चाहिए, कब ज्यादा होना चाहिए और कब कम होना चाहिए, वो सब कौन डिसाइड करेगा? हाइपोथैलेमस। इज दैट क्लियर? एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हार्मोन का सीक्रेशन ब्लड में ज्यादा करवाना है या कम करवाना है, वो कौन डिसाइड करेगा? हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा। अब ये हाइपोथैलेमस कौन कौन सी ग्लैंड पे अपना काम करवाएगा? एक आता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप बोलते हो मास्टर ग्लैंड। नाम सुना ही होगा, मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। सेकेंड जो ग्लैंड होगी वो होगी थायराइड ग्रंथि। तीसरी होगी पैराथायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट होगी आपकी पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट आपकी होगी पेंक्रियाज। पेंक्रियाज दोनों तरीके का काम करता है, पिट्यूटरी आपका एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। नेक्स्ट वन आती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। अरे ऐसी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जिनको हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे, और इन्हीं सारी ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करेगा भाई? हाइपोथैलेमस। ये सारे क्या है? बच्चे हैं छोटे छोटे, और इन बच्चों को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। समझ में आया आप लोगों को? तो इन्हीं के द्वारा कब ज्यादा होना है कब कम होना है वो कौन डिसाइड करेगा? हाइपोथैलेमस। अगर ये नॉर्मल तरीके से बैलेंस बना के रख रहे हैं तब तो होम्योस्टेसिस बना हुआ है भाई, बैलेंस बना हुआ है ही। बट अगर मान लो किसी कारणवश इन ग्लैंड के अंदर असामान्य तरीके से कोई चेंज होने लग जाए तो वो फिर क्या करेंगे? एबनॉर्मलिटी या बीमारी पैदा करेंगे। इज दैट क्लियर? और उन्हीं बीमारियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इज दैट क्लियर? यहां अगर बात की जाए जो हम पढ़ेंगे कौन सी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो भी डिसऑर्डर्स आएंगे वो सारे जितने हमने पीछे ग्लैंड्स पढ़ी है उन ग्लैंड्स के आधार पे ही हम लोग सारे के सारे डिसऑर्डर्स को डील करेंगे। समझ में आया? अब अगर यहाँ पे फर्स्ट वन बात की जाए, ये क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, नॉट डायबिटीज मेलाइटस। अरे डायबिटीज मेलाइटस पेंक्रियाज की बीमारी है, डायबिटीज इंसिपिडस पिट्यूटरी ग्लैंड की बीमारी है। ध्यान रखना इन चीजों को। डायबिटीज मेलाइटस पेंक्रियाज की बीमारी है, जबकि डायबिटीज इंसिपिडस किसकी बीमारी है भाई? डायबिटीज इंसिपिडस जो बीमारी है वो किसकी आएगी? किसकी आएगी? डायबिटीज इंसिपिडस पिट्यूटरी ग्लैंड की। एक बात समझ में, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी या चेंज आ जाए तो वो क्या करती है? अपने नॉर्मल सामान्य फंक्शंस को क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी, और उसकी वजह से उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। अगर इनकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले देखना यह बीमारी किसकी है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। अरे पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक आगे का और एक पीछे का। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है एंटी डायरेटिक। हमने पीछे की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ा है।
वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इम्बैलेंस के अंदर ये महाराज बहुत बार आए और इनके बारे में हमने पढ़ा भी है कि एडीएच वो हार्मोन होता है जो क्या करता है, यूरिन आउटपुट को कम करवाएगा। समझ में आया? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डायरेटिक का मतलब होता है दुगुना। अब यहाँ पे क्या है, एंटी, तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, उसके विपरीत। तो भाई डबल मात्रा के विपरीत काम करने वाला ये हार्मोन है जो यूरिन के मात्रा को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब यूरिन की मात्रा कम हुई तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, वाटर इकट्ठा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हमने ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये डिस्कस किया है। यहां देखो कि ये बीमारी कैसे हुई। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन निकल रहा है एडीएच, उसका क्या हो गया, सिक्रीशन कम हो गया। किसका? इसका सिक्रीशन क्या हो गया, कम हो गया। अगर ये ज्यादा होता तो यूरिन नहीं बढ़ने देता, पानी हमारे शरीर में बढ़ाता। अब इसका क्या हो गया है, सिक्रीशन कम, तो सिक्रीशन कम तो पानी हमारे शरीर में तो रुकेगा नहीं, वो तो बाहर जाएगा। भाई कम ही तो बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ता तो प्रॉब्लम थी, कम बढ़ रहा है प्रॉब्लम वहां पे भी आ रही है। नॉर्मल बन रहा था तब ठीक ही था। अब जैसे ये कम बनने लगा, कम बनने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो किडनी की जो ट्यूबुल्स होती है उनके द्वारा जो हमारा पानी है उसका पुनः अवशोषण नहीं हो पाएगा या कम होगा, जिसकी वजह से रोगी को बार बार अधिक मात्रा में क्या होगा, यूरिन पास आउट होगा। बार बार अधिक मात्रा में क्या होगा, रोगी को यूरिन पास आउट होगा। ये डेफिनेशन है किसकी, किसकी डेफिनेशन है, डायबिटीज इंसिपिडस की। ये वो बीमारी है, वो डिजीज है जो किसकी वजह से हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है एडीएच, उसकी मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर उसकी मात्रा कम हुई तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये कम बनेगा तो किडनी के जो ट्यूबुल्स होते हैं उनसे पानी का अवशोषण नहीं हो पाएगा, पुनः अवशोषण जिसको बोलते हैं। पुनः अवशोषण नहीं होने की वजह से बार बार वो इंसान क्या करेगा, टॉयलेट के लिए जाएगा, यूरिन पास आउट करने के लिए जाएगा। हमारी बॉडी में तो पानी की कमी आएगी, बट बाहर उसने क्या ला दी, बाढ़ ला दी। समझ में आया? बाढ़ लेके आ जाएगा बाहर, क्योंकि उसको बार बार यूरिन पास आउट करने जाना पड़ेगा। ये क्या होता है, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी, जिसको आप बोलते हो डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज में भी तो इंसान को यूरिन ज्यादा लगते हैं, बट वो प्रॉब्लम एडीएच की नहीं थी। किसकी थी, पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज से हार्मोन निकलता है एक इंसुलिन, अगर वो ना निकले तो शुगर लेवल बढ़ेगा, और शुगर का काम भी क्या होता है, यूरिन की मात्रा को बढ़ाना। तो वो अलग बीमारी है, ये अलग बीमारी है। सिम्टम्स दोनों के एक आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम दोनों में अलग अलग है। एक प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड की है, दूसरी प्रॉब्लम पेंक्रियाज की है। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया, डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एडीएच का सिक्रेशन कम करवाया, कम करवाने की वजह से पानी का पुनः अवशोषण नहीं हो पाया। जब पानी का पुनः अवशोषण नहीं हो पाया तो यूरिन के थ्रू वो बाहर निकलने लग गया। यही कंडीशन क्या कहलाती है, डायबिटीज इंसिपिडस। अगर यहाँ हम नेक्स्ट वन बात करें किसके बारे में, डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में, तो ये डिजीज के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से जोखिम भरे कारण है जिनकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। सबसे पहले कारण के अंदर आता है जेनेटिक फैक्टर। अगर उसकी फैमिली में प्रॉब्लम थी तो उसको भी हो सकती है। अगर मान लो इंसान को क्या हो गई, हेड इंजरी, जरा दिमाग लगाओ भाई, हेड इंजरी से क्या
हेड इंजरी से कैसे हो सकती है डायबिटीज इंसिपिडस? कांट यू इमेजिन कि हेड इंजरी से डायबिटीज इंसिपिडस कैसी होगी? भाई साहब, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक चीज को कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस आपके स्टमक में तो है नहीं, चेस्ट में है नहीं, कहाँ है? हेड में ही तो है, ब्रेन यहीं पे तो है भाई, आपकी ये खोपड़ी है, इसी में तो हाइपोथैलेमस है। अरे मान लो एक्सीडेंट हो गया और सर में चोट आ गई, अगर बाय चांस इस सर में चोट आने की वजह से हाइपोथैलेमस में इंजरी हो गई हो, हाइपोथैलेमस को क्या आ गई? चोट आ गई हो, उसकी वजह से क्या हो सकता है? प्रॉब्लम आ सकती है। इज दैट क्लियर? अभी तो समझ में आ गया होगा ना हेड इंजरी डायबिटीज इंसिपिडस कैसे करवाएगा। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर गांठ बन जाए तो ये दोनों तरीके से काम करेगी, हार्मोन ज्यादा भी बनवा सकती है और कम भी बनवा सकती है। समझ में आ रहा है? रिस्क फैक्टर है बेटा, ये एग्जैक्ट कॉज नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है, बट नॉट 100% श्योर। It will be 99.9%, but 0.1% मे बी। समझ में आ रहा है? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे हो सकते हैं हमारे पास। तो अगर ये चीजें मैं यहाँ बता रही हूं तो इनका एक ही चीज ध्यान में रखना कि हाँ, इनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। आप एक आइडिया लगा सकते हो, बट 100% श्योरिटी नहीं दे सकते हो कि इनकी वजह से ही होगी। समझ में आया? तो ये क्या हुआ, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर बन गया तो इसने हार्मोन कम भी बढ़वा सकती है और ज्यादा भी बढ़वा सकती है। अगर मान लो ब्रेन की सर्जरी हुई है तो सर्जरी के दौरान हाइपोथैलेमस में भी क्या आ सकती है? प्रॉब्लम आ सकती है। क्रेनियोफेरेंजियोमा, अरे अगर मान लो हमारे ब्रेन के अंदर भी क्या हो गया, कोई ट्यूमर और गांठ बन गई हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, हमारे ब्रेन का क्या हो गया हो? संक्रमण हो गया हो, जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस क्या होते हैं? ब्रेन के संक्रमण होते हैं। तो अगर ब्रेन में ट्यूमर हो गया हो, उसका संक्रमण हो गया हो, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट वन है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के निम्न कारण हो सकते हैं। अरे मान लो अगर किडनी में प्रॉब्लम हो गई हो तो उसकी वजह से बहुत सारे कुछ कारण है वो शामिल हो सकते हैं। पहला, जेनेटिक डिफेक्ट सच एज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अरे मान लो अगर किडनी के अंदर जन्मजात ही क्या हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, अगर कोई उसने हैवी मेटल का यूज कर लिया हो जिसने किडनी के अंदर क्या कर दिया है? टॉक्सिक इफेक्ट, घातक प्रभाव, अगर ऐसे मेटल सब्सटेंस जिनको आपने ले लिया है अगर उसने किडनी पे हमारे वो घातक प्रभाव डाल दिए तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। मान लो अगर एक ही किडनी हो उसको जन्म से तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। किडनी में कोई इन्फेक्शन या संक्रमण हो गया हो तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि रोकने वाला काम कौन करेगा? किडनी ही, और बाहर निकालने वाला काम भी कौन करेगा? किडनी ही। तो अगर इसने बाहर निकालने का काम चालू कर दिया, कोई चीजों को रोक के नहीं रख रही है, तो हमारे शरीर में तो उसकी कमी आएगी, बट बाहर क्या हो जाएगा? ज्यादा अमाउंट में वो बाहर जाने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये किसकी वजह से होता है? ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया हो या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया हो, दोनों में कोई संक्रमण हो गया हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आया? ये क्या हो गए इसके रिस्क फैक्टर, किसके? डायबिटीज इंसिपिडस के। अगर यहाँ हम नेक्स्ट वन बात करेंगे किसकी? क्लिनिकल फीचर्स की। अरे लक्षण कौन कौन से आएंगे भाई साहब किसके अंदर? डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। एक चीज तो ध्यान में रखना, जब एडीएच कम बन रहा है तो यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा, और यूरिन आउटपुट ज्यादा तो क्या होगा? पोलीयूरिया। समझ में आया? यहाँ पे लिखा पड़ा है
पोलीयूरिया। रोगी को बार बार, पेशेंट को क्या होगा, बार बार अधिक मात्रा में यूरिन आएगा और इसका यूरिन आउटपुट 4 से 20 लीटर, अरे जो 1.5 लीटर पर डे यूरिन पास आउट करता है एक नॉर्मल इंसान, जिसमें ये बीमारी होगी, वो इंसान 4 लीटर से लेके 20 लीटर तक एक दिन में यूरिन पास आउट कर सकता है। किसकी वजह से? डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से। हमें पता है हम 1.5 या 2 लीटर यूरिन पास आउट कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल चीज है, बट अगर 4 से 20 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर अगर वो बंदा यूरिन पास आउट कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई तो असामान्य स्थिति पैदा हो गई है। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट वन क्या है? पॉलीडिप्सिया। जब यूरिन पास आउट बार बार करेगा तो भाई पेट में पानी की कमी होगी, हमारे शरीर में पानी की कमी हुई तो हमें प्यास बार बार लगेगी, उसी को आप क्या बोलते हो? पॉलीडिप्सिया, अधिक प्यास लगना। ये तो इसके साथ आएगा ही भाई, पानी ज्यादा बाहर जा रहा है तो अंदर भी तो वापस डालना है ना, तो प्यास ही तो लगेगी। प्यास से क्या करोगे? आप पानी पियोगे ताकि आप बैलेंस बना के रख पाओ। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी तथा ऑस्मोलरिटी कम हो जाती है। समझ में आ रहा है? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, अरे गाढ़ापन यूरिन का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? यूरिन ज्यादा गाढ़ा होगा। समझ में आया आप लोगों को? बट यहाँ तो यूरिन के साथ में पानी बहुत जा रहा है तो यूरिन क्या रहेगा? गाढ़ा नहीं रहेगा, एकदम से पतला पानी के जैसा पास आउट होगा। हेडेक उसको ज्यादा रहेगा। मेंटल स्टेटस, अरे उसकी दिमागी हालत क्या हो जाएगी? थोड़ी खराब होने लग जाएगी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। जब वो पोजीशन चेंज करता है, अरे सो रहा है तो मान लो बैठ गया, बैठा हुआ है तो मान लो वो खड़ा हो गया, उस दौरान उसको क्या होगा? बीपी कम होगी। समझ में आया? क्या आपने कभी फील किया है आप कई देर तक बैठे हुए थे और फिर आप सडनली से खड़े हो रहे हो तो आपको चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है? वो हाइपोटेंशन ही है। समझ में आ रहा है? जब हम सो रहे थे और सोते सोते अचानक से खड़े होते हैं तो हमें चक्कर आता था, हम तो भाई पकड़ दीवार को या तो पकड़ के खड़े जाते हैं फिर वापस बैठ जाते हैं। वो क्या है? पोस्चुरल हाइपोटेंशन। जब हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करने के दौरान अचानक से क्या होता है? बीपी है वो कम हो जाती है, वही कंडीशन क्या कहलाती है? पोस्चुरल हाइपोटेंशन। अब इस इंसान में तो होनी ही होनी है, ऑलरेडी उसके शरीर में फ्लूइड की कमी आ गई है। तो ड्राई म्यूकस, अरे उसका मुंह एकदम से सूखा सूखा रहेगा। और रोगी में क्या हो जाएंगे? डिहाइड्रेशन, अरे निर्जलीकरण के लक्षण दिखाई देंगे। भाई निर्जलीकरण के क्या होते हैं? ना आंख से आंसू आते हैं, ना पसीना निकलता है, स्किन है वो पूरी क्या हो जाती है? एकदम से वो रहती है ना ठंडी ठंडी, कूल कूल, मतलब भाई आएगी, पानी नहीं है वहां पे, वो फ्लूइड ही नहीं है, तो जब ठंडी तो उस टाइम पे हो जाती है ना पसीना वगैरह, तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें उसकी क्या हो गई है? गायब हो गई है। तो धीरे धीरे उसके अंदर निर्जलीकरण के जो भी लक्षण होते हैं ना, सिम्टम्स होते हैं, वो आने लग जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाती है, गला सूख जाता है, स्किन के ऊपर क्या हो जाती है? स्किन एकदम से ड्राई हो जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं? क्लिनिकल लक्षण होते हैं किसके? डायबिटीज इंसिपिडस के। इज दैट क्लियर? रोगी को बार बार यूरिन लगेगा, बार बार यूरिन लगने की वजह से प्यास ज्यादा लगेगी, यूरिन है वो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, सिर दर्द रहेगा, उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पानी की कमी है। अब कमी को पूरा करने के लिए दिल क्या करेगा? आपका हार्ट जल्दी जल्दी धड़केगा ताकि क्या करे? वो पानी ज्यादा पहुंचा पाए, फ्लूइड ज्यादा पहुंचा पाए, पर उसको ये थोड़ा ना पता उसके शरीर में ही नहीं है पानी, फ्लूइड शरीर में ही नहीं है। अब शरीर में कमी आ गई तो उसको भरपाई करने के लिए हार्ट क्या करता है? बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, और वही कंडीशन क्या कहलाती है? टैकीकार्डिया। हार्ट बीट है वो ज्यादा बढ़ जाएगी।
जब वो पोजीशन चेंज करेगा तो उसके अंदर बीपी कम हो जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाएगी और डिहाइड्रेशन के उसका लक्षण दिखाई देंगे। ये सारे क्या होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस के क्लिनिकल फीचर्स। अगर यहाँ हम बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में देख लेना भाई, आग सीधी सी बात है, हमें वो चीज देनी है जो एडीएच की भरपाई कर पाए। जो एडीएच काम कर रहा था वो काम दोबारा हो पाए, क्योंकि एडीएच अब शरीर में तो है नहीं, तो हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, एडीएच से रिलेटेड चीजें देनी पड़ेंगी। तो आप क्या देते हो, लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग ऑफ वैसोप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन, ये दोनों जो दवाइयां हैं ये एडीएच की तरह काम करती है। वैसोप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन, ये तो इसका दूसरा नाम भी है वैसोप्रेसिन। इमरजेंसी के अंदर काम आने वाला बाहर से जो हार्मोन देते हैं वैसोप्रेसिन, वो क्या है, एडीएच ही है। समझ में आया। अगर शॉक कंडीशन आ गई हो, इंसान में पूरी तरीके से पानी की कमी आ गई हो, तो उसकी भरपाई करने के लिए हम उसको ये दवाई देते हैं जो एडीएच ही है। समझ में आया। दूसरा वैसोप्रेसिन टीनेट, ये भी इसी की तरह काम करेगा। क्लोरप्रोपेमाइड, कार्बामेजिपिन, ये तो इसके क्या हो गए, सारे के सारे मेडिकल मैनेजमेंट, क्या हो गई, सारे के सारे मेडिकल मैनेजमेंट। अगर यहाँ नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट तो हमने दे दिया कि भाई कंडीशन क्या हो गई है, अभी हम थोड़ा सुधार कर सकते हैं क्या। अगर इन सब के बावजूद भी ठीक ना हो तो हमें क्या करना है, सर्जरी करनी है। किसकी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। अरे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है हमें उसकी सर्जरी करनी है, और सर्जरी करके क्या करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाला भाग काट देना है। समझ में आ रहा है। अरे सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है, काम कुछ हो नहीं रहा है, दवाइयां दे दी फिर भी काम नहीं हो पा रहा है, तो भाई उस अंग का क्या काम हमारे शरीर में जो हमारे काम ही नहीं आ रहा है, तो उस शरीर अंग को फिर क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा सर्जरी के द्वारा, जिसको आप बोलते हैं हाइपोफाइसेक्टोमी। हाइपोफाइसेक्टोमी, अरे हाइपोफाइसिस ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है। अगर यहाँ पे देखा जाए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका दूसरा नाम क्या होता है, हाइपोफाइसिस। अब अगर इस हाइपोफाइसिस को हटाएंगे हम सर्जरी से तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसेक्टोमी। इज दैट क्लियर, क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसेक्टोमी। ये सारे क्या हो गए, मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट किसका, डायबिटीज इंसिपिडस का। क्योंकि बीमारी किसकी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो भाई निकालना भी किसको है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। समझ में आया। ये सारे के सारे क्या हो गए, मैनेजमेंट। अगर यहाँ मैनेजमेंट करने के बाद में सर्जरी मान लो कर दी, तो सर्जरी के बाद में हम क्या करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। पहले तो उसके वाइटल साइन चेक करेंगे, जैविक चिन्ह होते हैं जो पेशेंट के वो सब चेक करेंगे, जिसमें टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, बीपी हो गया, ऑक्सीजन, सब चेक करेंगे उसका। देन कंडीशन ये चेक करेंगे कि अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो हमने रिमूव कर दिए भाई, तो अब उससे जो हार्मोन निकल रहा था उस हार्मोन को अब हम बाहर से देंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिस हार्मोन को बना रही थी वो हार्मोन तो अब वहां से बनेगा नहीं, पहले भी नहीं बन रहा था, तो बीमारी को हमने काट दिया वहां से। अब वहां पे उस हार्मोन की सप्लाई तो करवानी जरूरी है कि नहीं है, तो हमें उसको क्या करना है, वो दवाई उसको देनी पड़ेगी। क्योंकि कभी भी किसी भी सिचुएशन में इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति आ सकती है, तो उससे बचने के लिए हमें पेशेंट को क्या करना है, चेक करते रहना है। समझ में आया आप लोगों को। ये तो है नहीं कि दूसरी पिट्यूटरी ग्लैंड लगा देंगे, नहीं, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया तो उसकी जगह भरपाई हम बाहर से करेंगे।
वही हार्मोन हम टेबलेट के रूप में उसको हार्मोनल थेरेपी में दे देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी इसको दिया जाएगा कि कोई संक्रमण दोबारा उसके अंदर ना हो पाए, बट जरूरी है सर्जरी के बाद उसको वहां पे चेक करते रहना है। आई बात समझ में? अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको नर्स एडवाइस करती है कि आप डॉक्टर को आके क्या करोगे, कांटेक्ट करोगे। सर्जिकल साइट को चेक करना है कि वहां पे कोई ड्रेनेज या स्राव तो नहीं आ रहे, कोई पश वगैरह तो नहीं भर गया है, वो सारा भी आप वहां पे चेक करते हो। उसकी प्रॉपर हाइजीन रखी जाती है। अदरवाइज पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आपने किया है सर्जरी तो उसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर भी संक्रमण फैल सकता है, बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम आ सकती है। इन सब से बचने के लिए हमें पेशेंट को क्या करते रहना है, देख रेख के अंदर उसको रखना है। ये सारा हमने क्या डिस्कस कर लिया, डायबिटीज इंसिपिडस। आगे की बीमारी, आगे की प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।